हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है चैप्टर वाइज कला प्रश्नोत्तरी का पार्ट 14। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और पसंद आ रहा है तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और साथ में उस वीडियो में मैं अगर आंसर कभी इन बाई चांस गलत हो जाता है तो मैं उसका आंसर पिन कर देती हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर किसी में आपको डाउट हो तो, और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं इसका प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 276 है, मौर्यकालीन कला का समय माना जाता है। तो भारत में जो मौर्य काल स्थापित हुआ उसका जो समय माना जाता है वो हड़प्पा युग के पश्चात प्रथम बार कला विभक्ति के लिए प्रस्तर के माध्यम से बनाया गया था। और उसमें मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण भी रहा, रणमूर्तियाँ बनी। उसके बाद जो मुख्य आकृति सांचे द्वारा बनाई जाने लगी तो मौर्य समाज की स्थापना हुई इसमें। मतलब जब हड़प्पा संस्कृति का युग समाप्त हो गया और मूर्तियों का निर्माण जारी रहा, फिर सांचे का इस्तेमाल होने लगा मूर्तियों को बनाने के लिए, तो उसके बाद आरंभ हुआ मौर्य युग। और मौर्य युग की स्थापना की थी 323, इसका समय माना जाता है 323 से 187 ईस्वी पूर्व। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 323 से इसका समय माना जाता है 187 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 277 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य शासन को स्थापित किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी, से भी टाइम बताया मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसकी स्थापना। आंसर है ऑप्शन बी। और इन्होंने मगध साम्राज्य की स्वामी थे ये, और उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 278 है, मौर्य कला के साक्ष्य किस पुस्तक में मिलते हैं? तो मौर्य कला के साक्ष्य जो मिलते हैं वो पुस्तक है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। आंसर है ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने लिखी थी पुस्तक इंडिका, जिसमें कि मौर्य समाज जो काल था वो ये यूनानी राजदूत थे। याद रखिए, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका मेगास्थनीज ने, वो यूनानी राजदूत थे। और इन्होंने ये सीरिया राज्य के सूसा और एक बटना के समय में भारत की यात्रा करने आए थे। राजमहलों की उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, प्रशंसा की थी, और उसके बारे में अपनी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका पुस्तक में। क्वेश्चन 279 है, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं इन्हें सम्राट अशोक और उनके पौत्र थे दशरथ, इन्होंने बनाया था गया के निकट, जो कि है बिहार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में है नागार्जुनी और बराबर की गुफाएं। याद रखिए, और ये मौर्य काल के इसमें साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 है, सुदामा गुहा और लोमेश गुहा किस गुफा के अंग हैं? तो सुदामा गुहा और लोमेश गुहा जो है ये बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं मौर्यकालीन गुफाएं, यहाँ मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिले हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बराबर और नागार्जुनी गुफाओं में स्थित है ये सुदामा गुहा और लोमेश गुहा, जहाँ से मौर्यकालीन मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिले हैं। और लोमेश ऋषि गुहा का जो प्रवेश द्वार है वो उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है, और प्रवेश द्वार के दोनों जो
तरफ हैं वह तिरछे खड़े दो खंभों पर गोल मेहराब बने हुए हैं और ये अलंकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 281 है, थूहा का अर्थ क्या है? तो थूहा जो उस समय शब्द यूज होता था वो होता था समाधि के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, थूहा मतलब कि समाधि होता है। क्वेश्चन 282 है, रामपुरवा का स्तंभ कहाँ स्थित है? रामपुरवा का जो स्तंभ है वो अशोककालीन स्तंभ है और ये चंपारण में स्थित है। चंपारण यानी कि बिहार में है। आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण बिहार में स्थित है रामपुरवा का अशोककालीन स्तंभ और इस पर वृषभ शीर्षक युक्त लेख रहित है। वृषभ शीर्षक है और लेख रहित है ये रामपुरवा का स्तंभ। क्वेश्चन 283 है, लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ में किसकी आकृति है? तो लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वहाँ है सिंह की आकृति। आंसर है ऑप्शन ए, सिंह की आकृति है लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ में। क्वेश्चन 284 है 284, प्रयागराज का स्तंभ पूर्व में कहाँ स्थित था? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद स्तंभ जो था वो पूर्व में था कौशाम्बी में। आंसर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी में था ये और बाद में से अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में लाया गया था। याद रखिए, प्रयाग का जो स्तंभ था वो पहले कौशाम्बी में था जिसे अकबर प्रयाग के दुर्ग में लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 285 है, लुम्बिनी देई यानी लुम्बिनी वन में स्थापित स्तंभ के शीर्ष में किसकी आकृति है? लुम्बिनी देई या लुम्बिनी वन में जो स्थापित है स्तंभ उस पर है अश्व की आकृति। अश्व शीर्षक है उसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्व शीर्षक युक्त है लुम्बिनी देई या लुम्बिनी वन का स्तंभ। क्वेश्चन 286 है, रुड़िया गांव का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो रुड़िया गांव जो है ये जो जगह पाई जाती है चंपारण बिहार की है। तो ये स्तंभ है चंपारण में यानी कि बिहार में। आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में है रुड़िया गांव का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 है, तोपारा से प्राप्त स्तंभ। ये तोपारा जगह जो है वो है अंबाला में। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है स्तंभ अब कहाँ स्थापित है? तोपारा अंबाला से जो स्तंभ मिला था वो अब है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित। आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित हो गया है वो जो स्तंभ मिला था तोपारा से यानी कि अंबाला से। क्वेश्चन 288 है, कोलुआ स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? कोलुआ यानी कि जिसे बसाड़ और बाखीरा भी कहा जाता है। ये जो स्तंभ है इस पर है सिंह की आकृति। आंसर है ऑप्शन ए, कोलुआ, बसाड़ या बाखीरा पर जो स्तंभ मिला है उस पर सिंह शीर्षक बना हुआ है। क्वेश्चन 289 है, संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? तो संकिसा से जो स्तंभ मिला है उस पर है गज आकृति और ये लेख रहित है। आंसर है गज यानी कि हाथी की आकृति है। ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ पर गज की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन 290 है, सारनाथ स्तंभ पर गज किस दिशा का प्रतीक है? देखिए, सारनाथ स्तंभ पर जो आकृतियाँ मिली हैं उसमें जो गज है वो पूर्व दिशा का है। आपको सारे बता देती हूँ मैं यहाँ पर। गज जो है पूर्व दिशा का है, प्रतीक है। और इसमें जो पश्चिम दिशा का प्रतीक है वो है वृषभ, वो वृषभ है। उत्तर दिशा का प्रतीक सिंह है और दक्षिण दिशा का प्रतीक जो है वो अश्व है।
और पूर्व दिशा का बताया मैंने गज। ये चारों दिशाओं के प्रतीक 4 जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, धौली की चट्टान पर उत्कीर्ण हाथी किस वंश का है? तो धौली की चट्टान पर जो हाथी का चित्र मिला है, हाथी बना हुआ है, उत्कीर्ण है, चित्र नहीं है, मतलब कार्विंग है, ये मौर्यकालीन उड़ीसा का है, उड़ीसा में प्राप्त है, मौर्यकाल का। आंसर है ऑप्शन सी, मौर्यकालीन उड़ीसा से प्राप्त हुआ धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 292 है, बोध गया से प्राप्त वज्रासन किस पत्थर से निर्मित है? तो बोध गया में एक वज्रासन मिला है जो कि है बलुए पत्थर से निर्मित। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बोध गया से प्राप्त वज्रासन जो है वो बलुआ पत्थर से बना है, जिस पर मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश है। ये मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश की कई चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, याद रखिए। ये मौर्यकालीन, इस पर ओपदार पॉलिश है जो बोध गया से वज्रासन का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के 2 स्तंभ मध्य प्रदेश में किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के लगभग 2 स्तंभ मिले हैं, स्तंभ शीर्ष मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के वेसनगर, कहीं पर बेसनगर भी हो, कहीं पर वेसनगर भी होगा, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक स्तंभ शीर्ष कल्प वृक्ष के रूप में है, तो दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया है। याद रखिए, एक कल्प वृक्ष के रूप में, दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों से उकेरा गया है। और कल्प वृक्ष से वस्त्राभूषणों को लटकते एवं उसके नीचे सिक्कों से भरे थैले दर्शाए गए हैं, और ये कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। और ये जो मिले थे, याद रखिए, तीसरी शताब्दी के वेसनगर से, ये कोलकाता के संग्रहालय में है। क्वेश्चन 294 है, किस मूर्ति को मणिभद्र की संज्ञा दी गई है? तो ये मूर्ति प्रसिद्ध है जिसे मणिभद्र की संज्ञा दी गई है, वो है परखम यक्ष की, जो कि मथुरा जिले से प्राप्त हुआ था। आंसर है, और यह भी मथुरा के संग्रहालय में है, परखम यक्ष की प्रतिमा जिसे दी गई है मणिभद्र की संज्ञा, और ये मथुरा के संग्रहालय में है। ये मूर्ति जो है, इसमें चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे म यानी कि निबध यानी कि मणिभद्र की संज्ञा दी गई है, इस पर म लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर मनसा देवी 295 है, मनसा देवी यक्षी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मनसा देवी यक्षी की जो प्रतिमा मिली है वो मिली है मथुरा से। आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा से प्राप्त हुई है मनसा देवी यक्षी की प्रतिमा। मथुरा जिले में झींग का नगला नाम गांव से ये प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन 296 है, किस प्रतिमा का स्थानीय नाम तेलिन है? तो वेसनगर मध्य प्रदेश से जो यक्षी प्रतिमा मिली है उसको कहा जाता है, यक्षी मूर्ति को स्थानीय नाम में तेलिन, जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। याद रखिए, वेसनगर से मिली है यक्षी मूर्ति जिसका स्थानीय नाम तेलिन है, और ये कलकत्ता के संग्रहालय में संग्रहित है। क्वेश्चन 297 है, वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष कहाँ संग्रहित है? तो प्राचीन वाराणसी से प्राप्त जो यक्ष मिला है वो त्रिमुख यक्ष है। ये वाराणसी के राजघाट स्थान से मिला है त्रिमुख यक्ष, जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है त्रिमुख यक्ष। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, वाराणसी में ही है। त्रिमुख यक्ष जो मिला है वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी।
क्वेश्चन नंबर 298 है, सोपारा से प्राप्त यक्ष मूर्ति कहाँ संग्रहित है? सोपारा इसे शुपरिक भी कहा जाता है, वहाँ से यक्ष मूर्ति मिली है जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है ये मूर्ति, यक्ष मूर्ति, जो सोपारा यानी शुपरिक से प्राप्त हुई है। और क्वेश्चन नंबर 299 है, पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो पटना से जो प्राप्त हुई है यक्ष मूर्ति, जिस पर लेख भी उत्कीर्ण है एवं मौर्य चमक भी है, ये मौर्यकालीन उपदार पॉलिश भी है उस पर, और ये इस समय है पटना संग्रहालय में यक्ष मूर्ति, जो पटना से प्राप्त हुई थी और पटना के ही संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर 300 है, दीदारगंज से प्राप्त चामर धारिणी यक्षी प्रतिमा किस काल की है? काफ़ी प्रसिद्ध है दीदारगंज से प्राप्त चामर धारिणी प्रतिमा, कई बार पूछी भी गई है। ये जो है ये है चामर धारिणी प्रतिमा मौर्यकाल की, इस पर मौर्यकालीन चमक है और ये पटना संग्रहालय में है। ये इसका आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, मौर्यकाल आएगा, ये मौर्यकाल की है। मौर्यकाल की में बनी थी ये प्रतिमा चामर धारिणी यक्षी, जो इस समय पटना में म्यूजियम में संग्रहित है और इस पर चमकदार औपदार पॉलिश भी की गई है। तो दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा। गुड लक, जय हिंद।